गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, मैं आनंद रेकवार पारस एजू वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पूर्ति फलन क्या होता है, उसका समीकरण कैसे बनता है, इसको समझा था और साथ ही साथ पूर्ति को निर्धारित या प्रभावित करने वाले घटकों को हमने समझा था। अब आज की क्लास में हम लोगों को समझना है, उस टॉपिक का नाम है पूर्ति का संचलन या पूर्ति वक्र का संचलन, पूर्ति वक्र का खिसकाव एवं पूर्ति के अपवाद। ठीक है, कौन कौन से? पूर्ति का संचलन या पूर्ति वक्र का संचलन, पूर्ति वक्र का खिसकाव एवं पूर्ति के नियम के अपवाद। इन सबको हमें आज समझना है। तो आइए शुरू करते हैं। अब पूर्ति वक्र का संचलन और पूर्ति वक्र का खिसकाव, इसको पढ़ने से पहले जरूरी है कि आपने मांग वक्र का संचलन एवं मांग वक्र का खिसकाव एक बार पढ़ लिया होगा, है ना, क्योंकि उसी की हेल्प से हम यहाँ पढ़ेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको ये वाला वीडियो देखने में या इसको समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो अगर नहीं देखा है तो एक बार मांग वक्र का संचलन एवं मांग वक्र का खिसकाव पढ़ लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना, तो आपको बहुत इजीली आज की क्लास समझ में आएगी, नहीं तो आपको बहुत तकलीफ जाने वाली है। देखें, सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं पूर्ति वक्र का खिसकाव, जिसे हम बोलते हैं पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, है ना। पूर्ति वक्र का खिसकाव कहें या पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन कहें, दोनों एक ही बात होती है। देखो भाई, अब पूर्ति वक्र का खिसकाव और पूर्ति वक्र का संचलन, ये दोनों ही टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको पिछली क्लास याद दिला दूं, जिसमें कि हम लोगों ने पूर्ति के निर्धारक तत्व पढ़े थे, है ना। पूर्ति के निर्धारक तत्व पढ़े थे ना। कौन कौन से थे पूर्ति के निर्धारक तत्व? पूर्ति के निर्धारक तत्व थे पहले तो वस्तु की कीमत, फिर अन्य वस्तु की कीमत, साधनों की कीमत, समय अवधि, फिर कर नीति और उसके बाद लास्ट हमारा था क्या? तकनीक, उत्पादन की तकनीक। ये इतनी सारी चीजें हमने पूर्ति के निर्धारक तत्वों में पढ़ी थी। इन 6 तत्व जो हमने पूर्ति के निर्धारक पढ़े थे, उनके मैं 2 पार्ट बनाऊंगा। एक पार्ट में रखूंगा मैं वस्तु की कीमत, जो सबसे फर्स्ट नंबर का हमने निर्धारक तत्व पढ़ा था, और बाकी के जितने भी तत्व पढ़े थे उसको मैं अलग पार्ट बना दूंगा। मतलब मैंने पूर्ति के निर्धारक तत्वों के 2 हिस्से कर दिए। पहले हिस्से में मैंने केवल वस्तु की कीमत रखी, जो फर्स्ट नंबर का निर्धारक तत्व था, और बाकी हिस्से में मैंने सारे पूर्ति के निर्धारक तत्व रखे, जिसमें अन्य वस्तु की कीमत, साधन की कीमत, समय अवधि, कर नीति और उत्पादन की तकनीक सब आ गए, और वस्तु की कीमत का मैंने एक अलग हिस्सा कर दिया। ठीक है, तो वस्तु की कीमत का जो मैंने अलग हिस्सा किया, उसको तो मैं नाम बोलूंगा क्या? वस्तु की कीमत। और जो मैंने पूर्ति के निर्धारक तत्व अलग हिस्से करे, इन सारे अलग हिस्से को, ये जो बाकी के बचे हुए हिस्से हैं, उनको मैं नाम बोलूंगा अन्य तत्व। क्या? पूर्ति के अन्य तत्व। और इधर क्या बोलूंगा? वस्तु की कीमत। और बाकी को क्या बोल दूंगा? अन्य तत्व। समझे? ठीक। अब ये बहुत जरूरी है ना। ये जो अभी हमने 2 हिस्से करे पूर्ति के निर्धारक तत्वों के, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं पर मांग वक्र पूर्ति वक्र का संचलन, खिसकाव और पूर्ति वक्र का संचलन दोनों ही निर्भर करते हैं। ठीक है, चलो। तो अब हम जो अभी, अब आगे से ध्यान रखना, मैं निर्धारक तत्वों को ऐसे नहीं बोलूंगा निर्धारक तत्व, मैं बोलूंगा या तो वस्तु की कीमत या मैं बोलूंगा अन्य तत्व। ठीक है, हाँ। हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? पूर्ति वक्र का संचलन। अब पूर्ति वक्र के संचलन की बात करें तो पूर्ति वक्र के संचलन का मीनिंग क्या होता है, हमें वो देखना है। तो पूर्ति वक्र के संचलन का मीनिंग होता है कि जब हम वस्तु की जो पूर्ति है, वस्तु की पूर्ति के जो निर्धारक तत्व है, उन सभी अन्य तत्वों को, क्या बोला मैंने? अन्य तत्वों को, जो 2 हिस्से करे थे ना, कीमत और अन्य तत्व, तो मैं अन्य तत्वों की बात कर रहा हूं कि जब हम अन्य तत्वों को स्थिर रखते हैं एवं जो वस्तु की कीमत है उसमें परिवर्तन करते हैं। अन्य तत्वों को मैंने स्थिर रख दिया और वस्तु की कीमत में मैं क्या कर रहा हूं? परिवर्तन कर रहा हूं। तो यही स्थिति, इसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे पूर्ति वक्र का संचलन या पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। क्या कहा मैंने? कि जब हम अन्य तत्वों को स्थिर रखते हैं एवं वस्तु की कीमत में परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन यानी कम ज्यादा कुछ भी कर लो, आपने परिवर्तन किया वस्तु की कीमत में, तो इसकी यह स्थिति ही क्या कहलाएगी? हमारी पूर्ति वक्र का संचलन या पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन कहलाती है। ठीक है, अब बात यह आती है कि अन्य तत्वों को मैंने रख दिया स्थिर। अब क्या होगा? अब
मुझे कीमत में परिवर्तन करना है, क्योंकि हमने पढ़ा ना वस्तु की पूर्ति को अन्य तत्वों को स्थिर रखना है एवं पूर्ति में परिवर्तन एवं वस्तु की कीमत में परिवर्तन करना है। तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन क्या होगा भैया? अब या तो वस्तु की कीमत हम बढ़ाएंगे या फिर हम वस्तु की कीमत घटाएंगे। ठीक है, या तो हम वस्तु की कीमत बढ़ाएंगे या वस्तु की कीमत को हम क्या करेंगे? घटाएंगे। अन्य तत्व हमारे स्थिर रहेंगे। ठीक है, तो देखना भाई, अगर हम वस्तु की कीमत को बढ़ाते हैं और अन्य तत्वों को स्थिर रखते हैं, अन्य तत्वों को हमने स्थिर रख दिया और अगर हमने वस्तु की कीमत बढ़ाई तो पूर्ति पे क्या फर्क पड़ता है बताओ? वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति क्या होती है? वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है। और अगर हमने वस्तु की कीमत घटाई और अन्य तत्व स्थिर रखे और वस्तु की कीमत घटाई मतलब कम करी तो पूर्ति क्या होती है? पूर्ति भी कम हो जाती है। मतलब वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है, वस्तु की कीमत घटने पर पूर्ति घटती है। ये तो हम पूर्ति के नियम में ही पढ़ के आ चुके हैं और निर्धारक तत्व में भी हमने यही पढ़े थे कि वस्तु की कीमत पूर्ति को किस तरह निर्धारित करती है ना? तो यहाँ पर वस्तु की कीमत बढ़ने पर जो पूर्ति बढ़ी, उस बढ़ी हुई पूर्ति को हम नाम बोलेंगे, उसका एक नाम होगा और उस नाम को हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे पूर्ति में विस्तार। और अगर वस्तु की कीमत कम करने पर पूर्ति में कमी हो गई, पूर्ति गिर गई, तो इसे हम बोलेंगे पूर्ति का संकुचन। क्या बोला? एक मैंने बोला पूर्ति का विस्तार और एक क्या बोला मैंने? पूर्ति का संकुचन। मतलब अगर पूर्ति बढ़ी तो बढ़ने को मैंने बढ़ना या वृद्धि नाम ना बोल के क्या बोल दिया? मैंने उसे नाम बोल दिया विस्तार। विस्तार भी तो बढ़ना ही होता है ना। और दूसरा, जो पूर्ति कम हो रही थी उस कम होने के लिए मैंने एक नाम बोल दिया क्या? संकुचन। क्योंकि संकुचन का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना, श्रिंक होना, छोटा होना। तो कम होना भाई, श्रिंक होना, छोटा होना या कम होना एक ही तो बात हुई ना। तो उस कम होने के लिए वर्ड क्या यूज करा हमने? संकुचन। तो हमें यही यूज करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने पढ़ा है अभी क्या? पूर्ति वक्र का खिसकाव है ना, सॉरी संकुचन, पूर्ति वक्र का सॉरी होता है भाई, सर भूल गए, हमको पढ़ाने ही वाला भूल गया। होता है भाई, माइंड है, कोई दूसरा भी सोच रहा होता है कई बार, वही मेरे साथ हो रहा है। अब मैं कुछ और भी सोच रहा हूँ एक्चुअली, इसलिए। ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे हैं नाम बता बेटा। एक्चुअली आपको लग रहा होगा कि ये डिस्प्ले पे दिख रहा है, देख के पढ़ ले। तो मैं जब आपको पढ़ाता हूँ तब डिस्प्ले पे कुछ नहीं होता है ना। मैं जब आपको पढ़ा रहा होता हूं तब ना मेरे सामने कुछ होता है ना पीछे कुछ होता है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा होता है, सिवाय मुझे स्क्रीन दिख रही होती है और उस स्क्रीन में मैं ही दिख रहा होता हूं बोलता हुआ। मतलब कि ये ठीक वैसी स्थिति है जैसा आप आईने के सामने खड़े होकर बोल रहे हो, है ना। अगर आपको लगता है कि अच्छा ये जो ऊपर लिखा आता है सर को भी तो दिखता होगा, तो मुझे नहीं दिखता। एक्चुअली ये जो वीडियो बनता है उस समय यहाँ पर लिखा ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये तो जब वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाता है फिर मैं उस वीडियो को फिर से प्ले करता हूँ, और प्ले करने के बाद जब जब मैंने जो बोला तब तब मैं वो बोला हुआ वहां टाइप कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर ऊपर मैं टाइप कर दूंगा कि पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन या पूर्ति वक्र में संचलन, है ना, या पूर्ति में विस्तार, कमी, जो भी होता है वो सब मैं बाद में टाइप करता हूँ। यानी आपको पढ़ाते टाइम तो मेरे सामने आए दाएं पीछे आगे कहीं ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है ना। तो आपको लग रहा हो कि देख के बोल ले भाई, भूल गया हो तो देख के क्या बोलो भाई, मैं तो अभी तक ही बिना देखे बोल रहा, इतनी पूरी क्लास भी आपकी बिना देखे ही मैंने बोली है। ठीक है, चलो तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ऊपर जो हेडिंग डली है वो हेडिंग का नाम क्या है? उसका नाम है पूर्ति वक्र का संचलन या पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। तो इसके दो हिस्से होंगे, एक होगा पूर्ति का विस्तार और दूसरा होगा पूर्ति का संकुचन। एक क्या होगा? पूर्ति का विस्तार और दूसरा होगा पूर्ति का संकुचन। पूर्ति के विस्तार में हम क्या बोलेंगे कि जब अन्य तत्वों को स्थिर रख दिया जाता है और जो वस्तु की कीमत है उसमें वृद्धि होती है, तो उसमें वृद्धि होने पर पूर्ति क्या होती है? बढ़ जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसे पूर्ति में विस्तार। ठीक है, पूर्ति जो बढ़ गई उसे हमने क्या बोल दिया? पूर्ति में विस्तार। ठीक इसी तरह यहाँ पूर्ति में संकुचन को हम क्या बोलेंगे कि जब अन्य तत्वों को हम स्थिर रखते हैं और वस्तु की जो कीमत है उसमें कमी करते हैं, उसको गिराते हैं, तब जो पूर्ति में परिवर्तन होता है, जब परिवर्तन क्या होगा? गिरेगी, उस गिरने को ही हम क्या बोलेंगे? पूर्ति में संकुचन बोलेंगे।
तो ये विस्तार हुआ और ये संकुचन। ठीक वैसे जैसा कि आप वहां पढ़ के आए हैं, काय में मांग के विस्तार और मांग के संकुचन में, वही का वही। अगर आप वो अच्छे से पढ़ लिए ना, यकीन मानो आपको यहाँ पढ़ने में दिक्कत आएगी ही नहीं। ये तो केवल मैं फॉर्मेलिटी निभा रहा हूँ इस चीज की, ठीक है। तो एक पूर्ति में विस्तार हुआ, एक पूर्ति में संकुचन हुआ। अब इन दोनों के हमें क्या बनाने पड़ेंगे, वक्र बनाने पड़ेंगे। वक्र में समझना पड़ेगा कि किस तरीके से विस्तार और संकुचन होता है। तो वक्र के लिए क्या करूं, सबसे पहले तो मैं दोनों साइड वक्र बनाऊं। कैसे, जो पूर्ति का वक्र होता है एज इट इज पूर्ति का वक्र बना दिया, जिसके एक्स अक्ष पे मैंने लिखा वस्तु की पूर्ति या वस्तु की मात्रा इकाइयों में, वाई अक्ष पर मैं लिखूंगा वस्तु की कीमत रुपए में। और वक्र कैसा, बाएं से दाएं बढ़ता हुआ, है ना। तो बाएं से दाएं मैंने बढ़ता हुआ क्या बना दिया, वक्र बना दिया। अब देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी, विस्तार की। अगर मैं विस्तार की बात कर रहा हूं, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं, बढ़ने की बात कर रहा हूं। किसकी, पूर्ति के बढ़ने की। तो बढ़ने की बात करेंगे तो बढ़ती हुई पूर्ति देखो हमको ऊपर जाती हुई दिखेगी। इसका मतलब ये है कि मैं एक एरो, कहीं से भी एरो ले लो, है ना, बीच में से लो तो ज्यादा अच्छा है। आपकी पूर्ति की जो वक्र बना है उसके बीच के किसी पॉइंट से एरो ऊपर उठाता हुआ बना दो, या फिर आप कहीं से भी ले लो, बस एरो ऊपर उठता हुआ दिखना चाहिए। ये ऊपर बढ़ता हुआ एरो ही हमको बता रहा है कि पूर्ति में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, जिसे हम किस नाम से बोल रहे हैं, विस्तार के नाम से। वृद्धि तो आपको यूज करना ही नहीं है कहीं, है ना। आपको हर जगह पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में संकुचन वर्ड ही यूज करना है ना। तो ये जो आपके एरो बढ़ता हुआ ऊपर दिख रहा है, ये क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है पूर्ति में विस्तार। ठीक है। ठीक इसी तरह अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी वक्र तो पूरा वही का वही बनेगा, लेकिन पूर्ति हमारी कहाँ दिखेगी, नीचे जाती हुई। नीचे जाते हुए मतलब एरो हमारा नीचे जाता हुआ दिखेगा। और नीचे जाता हुआ एरो हमें क्या बता रहा है, नीचे जाता हुआ एरो हमें बता रहा है कि ये पूर्ति में संकुचन है, यानी पूर्ति क्या हो रही है, कम हो रही है। ध्यान रखें आपके टॉपिक का नाम है पूर्ति वक्र में संचलन। संचलन यानी पूर्ति वक्र जो बना है एज इट इज वही बना रहेगा। अगर विस्तार हो रहा है तो एरो ऊपर करके दिखाओ, अगर संकुचन हो रहा है तो एरो नीचे करके दिखाओ। पूर्ति वक्र पर ना बाएं से दाएं कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। एक वक्र जो बना है एज इट इज वही वक्र बना रहेगा। ठीक है। ये तो काय की बात करी हमने, पूर्ति वक्र में संचलन या पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। ठीक। अब एग्जाम में ध्यान रखना हमको क्वेश्चन कैसा आएगा, या तो हमको क्वेश्चन आएगा पूर्ति वक्र में संचलन को समझाइए, हमको ऊपर का मीनिंग लिख के ये दोनों समझा देंगे इसको। अगर क्वेश्चन आता है पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन क्या होता है समझाइए, तो भी वही ऊपर का मीनिंग लिख के ये दोनों पार्ट को समझा देंगे। लेकिन अगर एग्जाम में हमको केवल और केवल आया पूर्ति के विस्तार क्या होता है समझाइए, तो हम केवल इतना पोर्शन समझाएंगे। और अगर आ गया पूर्ति में संकुचन क्या होता है, तो आप केवल इतना पोर्शन समझाना। यानी अगर ऊपर नाम से ही आ गया तो ऊपर का ये दोनों हिस्से दोनों ही समझाने आपको। लेकिन अगर आपको नाम से आया विस्तार या संकुचन, तो जो आया केवल उतना ही पोर्शन समझाना। अपनी होशियारी मत बताना कि मेरे को सब आता था सर इसलिए मैंने सब बता दिया। अरे क्यों बता दिया भाई, जब वो पूछ ही नहीं रहा है तो फिर आप वो क्यों बता रहे हो। जो अपना ज्ञान आपके पास भरा है उसको भी पता है, बहुत ज्ञान है आप लोगों के पास, है ना, लेकिन उसको नहीं चाहिए। जो उसने पूछा जितने नंबर मिलेंगे हैं वो केवल उसी पार्ट पे मिल जाएंगे। अगर आप सोचो मैं ज्यादा लिख दूंगा तो उससे क्या हो जाएगा भाई। अगर क्वेश्चन 3 नंबर का आया है जिसमें केवल पूर्ति में विस्तार पूछा है, तो तुमने पूरा समझा दिया, तो क्या 3 में से 5 मिल जाएंगे, मिलेंगे तो 3 में से 3 ही ना। पूरा लिखने पर भी 3 में से 3 मिल रहा है, वो पूर्ति में विस्तार अकेला लिखा तो भी 3 में से 3 मिल रहा है, तो फिर वही लिखो ना जिसमें पूरे कम लिखने पर ही मिल जा रहा है। तो जब उसने अगर पूर्ति में विस्तार पूछा है तो आप केवल पूर्ति में विस्तार लिख के उसका मीनिंग लिख के उसका डायग्राम बना के आना। डायग्राम तो हमेशा ही आपको बनाना है, जहां जहां मैंने डायग्राम बनाए हैं वहां वहां आपको डायग्राम बनाना है, चाहे वो एग्जाम में वो पूछे या ना पूछे, है ना। मतलब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया पूर्ति में विस्तार को रेखा चित्र के माध्यम से समझाइए, तो अर्थ लिख के रेखा चित्र बनाना है। और अगर केवल आया पूर्ति में विस्तार को समझाइए, तो भी अर्थ लिख के रेखा चित्र बनाना है। यानी वो रेखा चित्र का बोले या ना बोले, आपको रेखा चित्र बना के आना है, मतलब आना है। समझ गए भाई ये बात। ठीक। ये तो आपने टॉपिक क्या देखा, आपने अभी टॉपिक देखा पूर्ति वक्र में संचलन या पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। अब हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है पूर्ति वक्र का खिसकाव या पूर्ति में परिवर्तन। क्या, पूर्ति वक्र का खिसकाव या पूर्ति में परिवर्तन। अब ये क्या होता है, तो वापस वही निर्धारक तत्वों पे आ जाएं, जिसमें हमने एक तरफ कीमत रखी थी और बाकी की तरफ हमने क्या रखे थे, अन्य तत्व। हमने 2 हिस्से बनाए थे ना, एक वस्तु की कीमत का और फिर बाकी को हमने क्या बोल दिया था, अन्य तत्व बोल दिए थे। तो हमने अभी संचलन पढ़ा जिसमें हमने अन्य तत्वों को स्थिर रख दिया और जो वस्तु की कीमत थी उसमें परिवर्तन किया था। अब हम पढ़ रहे हैं पूर्ति वक्र का खिसकाव, जिसमें हम
कीमत को स्थिर रख देंगे, वस्तु की जो कीमत है उसको स्थिर रख देंगे, और जो अन्य तत्व है इसमें हम परिवर्तन करेंगे। तो अगर हम वस्तु की कीमत को स्थिर रखकर अन्य तत्वों में परिवर्तन करते हैं तो यही स्थिति को हम बोलते हैं पूर्ति वक्र का खिसकाव या पूर्ति में परिवर्तन। समझे? तो अगर आ गया पूर्ति वक्र का खिसकाव क्या होता है तो हम क्या बताएंगे, जब वस्तु की कीमत को स्थिर रखा जाता है एवं अन्य तत्वों में परिवर्तन किया जाता है तो इस स्थिति को पूर्ति वक्र का खिसकाव कहा जाता है। ठीक है। अब पूर्ति वक्र के खिसकाव के भी दो हिस्से बनेंगे, एक बनेगा पूर्ति में वृद्धि और एक बनेगा पूर्ति में कमी। ठीक है, एक क्या बनेगा, पूर्ति में वृद्धि, और एक बनेगा पूर्ति में कमी। अब पूर्ति में वृद्धि क्या होगा तो सुनना भाई, पूर्ति में वृद्धि क्या होगा, ध्यान रहे ये जो हम पढ़ रहे हैं पूर्ति वक्र का खिसकाव, इसमें कीमत तो स्थिर हो गई है, मतलब अब जो कुछ होना है अन्य तत्वों में परिवर्तन करके ही होना है। ठीक है, तो वस्तु की कीमत तो हम स्थिर रख देंगे। अब अन्य तत्वों में जो परिवर्तन होना है तो अन्य तत्व बढ़ेंगे या घटेंगे, नहीं, अन्य तत्वों में हम बोलेंगे या तो सकारात्मक परिवर्तन या नकारात्मक परिवर्तन। ठीक है, वस्तु की कीमत स्थिर हो गई, अन्य तत्वों की बात कर रहे हैं, या तो होगा अन्य तत्वों में सकारात्मक परिवर्तन या फिर अन्य तत्वों में परिवर्तन कौन सा होगा, नकारात्मक वाला। अगर अन्य तत्वों में सकारात्मक परिवर्तन हुआ, सकारात्मक मतलब क्या होता है, अच्छा परिवर्तन, तो अगर अच्छा परिवर्तन हुआ तो पूर्ति भी अच्छी ही होगी, अच्छी होगी मतलब बढ़ेगी, बढ़ेगी मतलब वृद्धि होगी। तो अगर हम यहाँ पे अब मैं बात कर रहा हूँ क्या, पूर्ति में वृद्धि की, कि अगर हम वस्तु की कीमत स्थिर रखते हैं एवं अन्य तत्वों में सकारात्मक परिवर्तन करते हैं तो पूर्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है। और अगर वस्तु की कीमत को हम स्थिर रखते हैं और अन्य तत्वों में नकारात्मक परिवर्तन होते हैं, नेगेटिव परिवर्तन होते हैं, तो पूर्ति में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसे पूर्ति में वृद्धि बोला, इसे पूर्ति में कमी बोला। सकारात्मक यानी अच्छे परिवर्तन, ऐसा जो हम चाहते थे, नकारात्मक यानी बुरे परिवर्तन, ऐसा जो हम नहीं चाहते थे। तो अगर कोई ऐसा परिवर्तन हो गया जो हम नहीं चाहते थे तो हम क्या करेंगे, हमारी विक्रय को क्या करने लगेंगे, कम करने लगेंगे ना, हम विक्रेता है ना इस चैप्टर में। तो अगर कोई ऐसी चीज हुई जो अनफेवरेबल है, जो हम नहीं चाहते, हमारे लिए नेगेटिव हुई, नकारात्मक हुई, तो इसलिए हम पूर्ति को क्या करने लगते हैं, कम करने लगते हैं। सर एक आध उदाहरण दे सकते हो क्या? हाँ, एक क्यों 10 उदाहरण दे सकते हैं हम तो। उदाहरण के लिए जैसे हम ले लें टैक्स, टैक्स अगर बढ़ा तो बताओ हमारे लिए अच्छा परिवर्तन है या बुरा? हम विक्रेता हैं भाई, टैक्स का बढ़ना हमारे लिए क्या है, बुरा परिवर्तन, यानी नकारात्मक परिवर्तन हो गया। अन्य तत्व है भाई, कर नीति है ना, तो अन्य तत्व में क्या हो गया, नकारात्मक परिवर्तन, पूर्ति हम गिरा देंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लें तकनीक, हमारी तकनीक का लेवल गिर गया, तकनीक में गिरावट आ गई, हमारे लिए बुरी बात, क्योंकि तकनीक में गिरावट आएगी तो हमको सप्लाई करने में उतनी दिक्कत होगी। इसलिए तकनीक की गिरावट भी हमारे लिए क्या है, एक नकारात्मक परिवर्तन है अन्य तत्वों में, इसलिए इसलिए वस्तु की पूर्ति में क्या हो जाएगी, कमी। इन्हीं में आप सकारात्मक परिवर्तन बोल सकते हैं, टैक्स के रेट गिर गए, टैक्स कम लगने लगे मेरे पास, तो ये मेरे लिए अन्य तत्वों में सकारात्मक परिवर्तन हुआ, इसलिए मैं वस्तु की पूर्ति में क्या करूंगा, वृद्धि करूंगा। ठीक इसी तरह अगर टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तकनीक में सुधार हो गया, तो उस कंडीशन में मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि मैं विक्रेता के तौर पे, उत्पादक के तौर पे अब ज्यादा अच्छे से और ज्यादा क्वांटिटी में और ज्यादा क्वालिटी में उत्पादन कर पाऊंगा। सॉरी, तो इस कंडीशन में मेरी पूर्ति क्या होगी, वृद्धि होगी, बढ़ेगी। समझे? तो ये मैंने एक उदाहरण भी दे दिया, अदरवाइज उदाहरण देने की आपको जरूरत नहीं है, फिर भी पता जरूर होना चाहिए, क्या पता वो इसी को कोई एग्जाम्पल बना के रख दे हमारे सामने। ठीक है, तो पूर्ति में वृद्धि में हम क्या लिखेंगे कि जब कीमत में वृद्धि होती है एवं कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता एवं अन्य तत्वों में सकारात्मक परिवर्तन होता है तो पूर्ति में वृद्धि होती है, और जब कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता और अन्य तत्वों में नकारात्मक परिवर्तन होते हैं तो पूर्ति में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ये हमने क्या देख लिया, मीनिंग। अब इसमें भी हमको डायग्राम बनाने पड़ेंगे। डायग्राम की बात करें तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों साइड है ना, और उसमें क्या होगा, एक्स अक्ष पे वस्तु की मात्रा है ना, लेकिन वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत नहीं भाई। क्यों? क्योंकि कीमत तो आपने दोनों साइड स्थिर रख दी, उसमें तो चेंज ही नहीं करना है। चेंज किस में होना है, पूरे हम देखेंगे पूर्ति वक्र का जो खिसकाव है वो किस में परिवर्तन की बात करता है, वो बात करता है अन्य तत्वों में परिवर्तन की। तो मैं वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत ना रख के क्या रखूंगा, अन्य तत्व। अभी तक हमने जितने भी डायग्राम बनाए सब में वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत ही रखाई थी, लेकिन इस बार ये जो हमारा टॉपिक है उसने हमको बोल दिया कि भैया वस्तु की कीमत को तो स्थिर रख देना, उसको तो साइड कर दो, उसको टच भी मत करो, आपको परिवर्तन करना है केवल अन्य तत्वों में। इसलिए हमने यहाँ पे क्या
रखा, y अक्ष पर दोनों साइड अन्य तत्व रखे, है ना। हाँ, डायग्राम की बात करेंगे तो डायग्राम हमारा वही बनेगा, क्योंकि पूर्ति का डायग्राम तो जैसा बनता था वैसे ही बनेगा ना, उसमें थोड़ी ना कोई परिवर्तन आएगा। हाँ, तो डायग्राम हमने जैसा बनाना था वैसे ही बना दिया पूर्ति का। अब हमें देखना है पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति बढ़ गई तो बढ़ गई, वो तो दिख रही ऊपर बढ़ते हुए, लेकिन टॉपिक का नाम क्या है, पूर्ति वक्र में खिसकाव। खिसकाव का मतलब खिसकना, खिसकना मतलब एक जगह से खिसक के दूसरी जगह आ जाना, अब वो लेफ्ट साइड हो, राइट साइड हो, किसी भी एक साइड हो। ठीक इसी तरह हमारे भी ये जो पूर्ति वक्र हैं दोनों साइड, ये भी खिसकेंगे, या तो ये लेफ्ट साइड खिसकेंगे या फिर ये राइट साइड खिसकेंगे। तो हम देख रहे हैं पहले क्या, वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या होगा, बढ़ना। तो जब जब पूर्ति वक्र बढ़ेगा तब तक पूर्ति वक्र राइट हैंड साइड खिसकेगा। राइट हैंड साइड खिसकेगा मतलब जैसा पूर्ति वक्र बना है उसी के समांतर एक और पूर्ति वक्र में बना दूंगा राइट हैंड साइड, मतलब अपने राइट हैंड साइड खिसका दूंगा। नाम है ना खिसकाओ, खिसकाना है तो मैं खिसकाऊंगा। तो ये जो मेरा पूर्ति वक्र है इसको मैं अपने राइट हैंड साइड खिसका दूंगा, जो ये क्या बताएगा, जो मुझे बताएगा कि पूर्ति में क्या हुई है, वृद्धि हो। जब जब पूर्ति में वृद्धि होगी पूर्ति का वक्र क्या होगा, राइट हैंड साइड खिसक जाएगा। कब, जब अन्य तत्वों में परिवर्तन होता है। ठीक इसी तरह अगर मैं बात करता हूं क्या पूर्ति में कमी की, तो पूर्ति में कमी में क्या होगा, ये जो आपने पूर्ति वक्र बनाया है बढ़ता हुआ, ये बढ़ता हुआ पूर्ति, वो तो बढ़ता ही हुआ रहेगा ना, है ना। तो पूर्ति वक्र जो बढ़ता हुआ दिख रहा है हमको क्या करना है, पूर्ति में कमी। कमी करने के लिए हमें खिसकाना है, तो खिसकाएं किस साइड भाई, अब हम खिसका लेंगे लेफ्ट साइड। तो अगर हमने अपने लेफ्ट साइड खिसकाया तो लेफ्ट साइड खिसकाना क्या बताएगा कि हमने पूर्ति में कमी करी, और पूर्ति का वक्र का राइट साइड खिसकाना क्या बताएगा कि पूर्ति में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो देखो भाई वहां आपने पढ़ा था पूर्ति वक्र का संचलन, संचलन में वक्र एक ही था, उसको एरो के माध्यम से आप कम ज्यादा कर रहे थे, और यहाँ पर पूर्ति वक्र का खिसकाव है, यानी अगर आपको कम ज्यादा करना है तो आपको वक्र को खिसका कर करना पड़ेगा, मतलब एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखना पड़ेगा, वही हमने किया। वृद्धि है तो राइट हैंड साइड, कमी है तो लेफ्ट हैंड साइड हमने खिसका दिया। ठीक है, तो एक बार जरा रिवाइज कर लें, एक पूर्ति वक्र का संचलन और पूर्ति वक्र का खिसकाव में क्या फर्क है। तो पूर्ति वक्र का संचलन की बात करें तो वो बोलता है कीमत में कोई अन्य तत्वों में कोई परिवर्तन मत करो, और कीमत में परिवर्तन करो तो पूर्ति वक्र का खिसकाव होता, पूर्ति वक्र का संचलन होता है। और अगर हम पूर्ति वक्र के खिसकाव की बात करें तो वो बोलता है कीमत में कोई परिवर्तन मत करो और अन्य तत्वों में परिवर्तन करो, तो क्या बन जाता है, हमारा पूर्ति वक्र का खिसकाव बन जाता है। पूर्ति वक्र के संचलन में दो चीजें होती है, पूर्ति का विस्तार और पूर्ति का संकुचन। पूर्ति का विस्तार कब होता है, पूर्ति का विस्तार तब होता है जब आप अन्य तत्वों को स्थिर रख दो और वस्तु की कीमत बढ़ा दो। पूर्ति का संकुचन कब होता था, जब आप अन्य तत्वों में कोई परिवर्तन मत करो और कीमत में, वस्तु की कीमत में कमी कर दो, तो पूर्ति का संकुचन हो जाता था। पूर्ति वक्र के खिसकाव की बात करें तो खिसकाव में हम दो चीजें पढ़े, एक पूर्ति में वृद्धि, एक पूर्ति में कमी। पूर्ति में वृद्धि कब होती है, जब आप कीमत को स्थिर रखो और अन्य तत्वों में सकारात्मक परिवर्तन कर दो, तो पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। पूर्ति में कमी कब होती है, जब आप वस्तु की कीमत को स्थिर रखो और अन्य तत्वों में नकारात्मक परिवर्तन कर दो, तो पूर्ति में क्या हो जाती है, कमी। विस्तार और संकुचन में आपने पढ़ा था कि जो वक्र है वो जैसा है वैसे ही बनता था, बस तीर के माध्यम से हम बता देते थे कि पूर्ति में विस्तार हो रहा है या पूर्ति में संकुचन हो रहा है। और यहाँ पर जो पूर्ति वक्र का खिसकाव है उसमें हम पूरे वक्र को खिसका के बताते हैं कि वक्र जो आपकी पूर्ति में वृद्धि हो रही है या पूर्ति में कमी हो रही है। अगर राइट हैंड खिसका दिया तो वो बताएगा पूर्ति में वृद्धि हो रही है, लेफ्ट हैंड खिसका दिया तो ये बताएगा पूर्ति में कमी हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो पढ़ा आज की अभी तक वो क्या पढ़ा, वो हमने पढ़ा मांग वक्र का संचलन और मांग वक्र का खिसकाव। मांग वक्र के संचलन का एक और नाम, मांग वक्र बोल रहा, पूर्ति वक्र का संचलन और पूर्ति वक्र का खिसकाव। पूर्ति वक्र के संचलन को एक और नाम क्या बोलते थे, उसको बोलते थे पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। और पूर्ति वक्र के खिसकाव का एक और नाम क्या है, पूर्ति में परिवर्तन। तो ध्यान रखना एग्जाम में क्या आ रहा, पूर्ति में परिवर्तन आ रहा या पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन आ रहा। अगर पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन आया तो आप चले जाना संचलन पे, और अगर पूर्ति में परिवर्तन आया तो आप आ जाना किस पे, ये जो अभी हमने पढ़ा पूर्ति वक्र के खिसकाव पे। ठीक है भाई, चलो अब हमारे इस चैप्टर के हम लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं जिसका नाम है पूर्ति के नियम के अपवाद। अब ये अपवाद का मतलब क्या होता है, तो पूर्ति के नियम का अपवाद का मतलब होता है वे दशाएं या वे कंडीशन जहां पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता।
अब पूर्ति का नियम लागू नहीं होता मतलब ये कि पूर्ति का नियम क्या था भाई? पूर्ति का नियम था कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर विक्रेता पूर्ति बढ़ा देते हैं और वस्तु की कीमत कम होने पर पूर्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये नियम था। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? नियम के अपवाद। नियम के अपवाद मतलब कि या तो कीमत बढ़ गई तो भी पूर्ति नहीं बढ़ेगी, या कीमत नहीं बढ़ी तो भी पूर्ति बढ़ जाएगी। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका जो नियम था कि कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है, वो नियम यहां पर नहीं लगेगा। जिन दशाओं में जो नियम नहीं लगेगा उसी को हम बोलते हैं पूर्ति के नियम के अपवाद। ठीक है, अब वो कौन कौन सी दशाएं हैं वही हम देखने वाले हैं। सबसे पहली जो दशा है वो है भविष्य में मूल्य वृद्धि की संभावना, कि भविष्य में कितने चांसेस हैं कि आप जो चीजें बेच रहे हो उसके मूल्य बढ़ जाएंगे। जैसे कि मैं अभी कोई चीजें बेच रहा हूं, उसके मूल्य अभी बढ़ रहे हैं पर मुझे लगता है भविष्य में और बढ़ेंगे, तो क्या वो चीज मैं आज बेचना चाहूंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं विक्रेता बतौर क्या सोचूंगा कि अगर मैं ये चीज अभी बेचूंगा तो कम फायदा है, भविष्य में और बढ़ेंगे तो और तब बेचूंगा ना, तब बेचने से मुझे ज्यादा फायदा होगा, तो अभी क्यों बेचूं? तो इसलिए ये जो पहली कंडीशन है हमारी, क्या? भविष्य में मूल्य वृद्धि की संभावना, ये अगर ये दशा होती है तो इस पर पूर्ति का नियम नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में अभी वर्तमान में मूल्य बढ़ने पर भी मैं वस्तु की पूर्ति नहीं बढ़ाता। क्यों? क्योंकि मुझे संभावना क्या लग रही है कि भविष्य में मूल्य बढ़ेगा, और जब भविष्य में मूल्य बढ़ेगा तब मैं वस्तु को बेचूंगा। इस सोच के साथ वर्तमान में वस्तु की कीमत बढ़ने पर भी मैं वस्तु की पूर्ति को क्या करता हूं? नहीं बढ़ाता हूं। ठीक है। दूसरे नंबर की होती है कृषि संबंधी उत्पाद या कृषि उत्पाद। कृषि उत्पाद मतलब ऐसे उत्पाद जो उत्पाद मतलब उत्पादन है ना, तो कृषि उत्पादन मतलब ऐसी वस्तुएं जो डायरेक्ट कैसे बन रही है? कृषि के उत्पादन के थ्रू बन रही है ना। जैसे गेहूं चावल वगैरह ये फैक्ट्री में तो बनते नहीं, ये कहाँ उगते हैं भाई? खेत में उगते हैं। तो अब क्या होगा भाई? इनकी पूर्ति कीमत बढ़ने या घटने से नहीं होती, इनकी पूर्ति तो डिपेंड करती है मानसून कैसा है भाई, हवा पानी कैसा है। अगर बारिश अच्छी हुई तो इनकी पूर्ति बहुत अच्छी होगी, इनका उत्पादन अच्छा होगा, अपने आप पूर्ति बढ़ेगी। और अगर वर्षा अच्छी नहीं हुई तो फिर इनका उत्पादन भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, उत्पादन नहीं हुआ तो बाजार में पूर्ति भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो कीमत तो इतनी मैटर ही नहीं करती है जितनी की मैटर क्या करती है? यहाँ का तापमान, यहाँ का वर्षा, यहाँ का मानसून, ये सब मैटर करते हैं। मतलब कृषि उत्पादों पर भी ये जो पूर्ति का नियम है नहीं लगता। कीमत कितनी भी बढ़ जाए, अगर बारिश अच्छी हुई नहीं तो उत्पादन कहां से लाके दोगे आप? पूर्ति कहां से बढ़ा दोगे? है ना। तो कीमत बढ़ने पर भी पूर्ति बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, वो सब कुछ कीमत पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है किस पे? वो डिपेंड करता है हमारे मानसून पर, है ना। तो कृषि उत्पादन भी, कृषि जो उत्पाद हैं, कृषि के जो प्रोडक्ट हैं, वो भी पूर्ति के नियम के क्या बन जाते हैं? अपवाद, यानी इन पर पूर्ति का नियम नहीं लगता है। ठीक। तीसरे नंबर की जो कंडीशन है, तीसरे नंबर की हमारी नाशवान वस्तुएं। नाशवान वस्तुएं क्या होती है? नाशवान वस्तुएं ऐसी जो जल्दी नष्ट हो जाती हैं, जैसे दूध, फल, सब्जी। अब ये जितनी भी चीजें हैं ये कीमत से ज्यादा उनके नेचर पर डिपेंड करती हैं, मतलब उनकी प्रकृति ऐसी है कि वो जल्दी खराब हो जाएगी। तो सोचो, अगर वस्तु के रेट गिर रहे हैं, मतलब ये जो फल फ्रूट है, सब्जियां हैं, दूध है, इनकी कीमतें गिर रही, तो हम क्या करेंगे? नहीं बेचेंगे, हम रोक लेंगे। हाँ, रोक लेंगे। क्या इंतजार करेंगे कि कीमत बढ़ेगी तब बेचेंगे, पर कब तक? ये तो खराब हो जाएंगे ना। दूध, फल, सब्जी, इनकी लाइफ कितनी होती है? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता भाई। इससे ज्यादा आप इनको स्टोर करके थोड़े ना रख सकते, फिर ये अपनी जो क्वालिटी है वो खोने लगते हैं, ये खराब होने लगते हैं। तो कीमतें बढ़ने पर भी आप इनकी सप्लाई बढ़ा देंगे वो तो समझ आता है, लेकिन कीमत घटने पर आप इनकी सप्लाई घटा देंगे ऐसी गारंटी नहीं है। क्योंकि कीमत गिर गई तो भी अगर ये हमारे पास है तो हम तो इनको बेचेंगे ही, क्योंकि अगर नहीं बेचा तो खराब हो जाएंगी। मतलब कीमत गिरने पर भी हमने इसकी पूर्ति कम नहीं की, हमने पूर्ति कंटिन्यू रहने दी। क्यों रहने दी? नहीं तो ये क्या हो जाती? खराब हो जाती। बल्कि पूर्ति का नियम क्या कहता है? वो तो ये कहता है ना कि अगर वस्तु की कीमत गिरे तो आप पूर्ति कम कर दो। तो कहां से कम कर दो भाई? खराबी हो जाएगी, फिर तो फेंक देंगे, जो मिल रहा वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो नाशवान वस्तुएं हैं उन पर भी पूर्ति का नियम नहीं लगता। ठीक। और जो चौथा और लास्ट नंबर का अपवाद है वो होती है कलात्मक वस्तुएं। कलात्मक वस्तुएं कैसे? जैसे कि मान लो मैंने एक पेंटिंग बनाई, है ना, अच्छी बढ़िया सी ड्राइंग बनाई और ड्राइंग बना के मैं मर गया।
अब आपको पता है जब तक जिंदा होते हैं तब तक कोई पूछ परख तो होती नहीं, तब तक तो इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ, लेकिन मर जाता है तब उसकी खूब वैल्यू होती है, तब तो उसको बाकायदा पुरखों में शामिल किया जाता है, 50 प्रकार के उसको भोग लगाए जाते हैं और कबेलू पे डाल के, घर के ऊपर डाल के आओ खाओ कौओं को खिलाते हैं। अरे भैया, जब जिंदा था तभी खिला देते, मर गया तो 56 भोग, जिंदे थे तो पानी नहीं पूछ रहे थे, है ना। तो इसीलिए बेटा जब तक जिंदा हो ना तभी तक पूछ परख कर लेना, है ना, उसके बाद कोई अहमियत नहीं होती। ये सब जो जितनी भी बातें होती है ना, मैं इतना नहीं बोलूंगा ये पाखंडे और वो, नहीं तो पता लगा फिर मेरे पे केसेस होने लगे, तुम लोग सूट फाइल कर दो, ठीक है। तो मैंने क्या बात कही, मैंने ये बात कही कि वो जो ड्राइंग बनाई, वो ड्राइंग बनाने के बाद में मर गया। अब मेरी बहुत पूछ हुई, अरे यार कौन था, क्या था भाई, अच्छा इंसान था, ऐसा और वैसा, और उसकी तो लास्ट उन्होंने ड्राइंग भी बनाई थी इतनी अच्छी। अब भले वो ड्राइंग में मैंने गधा बना दिया हो, फिर भी उसकी खूब वैल्यू होगी, है ना, बल्कि नीलामी में चला जाएगा वो तो क्या होगा, उस ड्राइंग की कीमत बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई जिसने बनाई थी वो चला गया, है ना, अच्छा इंसान था बेचारा, तो उसने ड्राइंग बनाई, वो तो चला गया, मतलब मैं तो मर गया। अब वो ड्राइंग पे क्या होगा, उसके रेट बढ़ जाएंगे, मतलब लोग क्या कहेंगे, अरे यार उसकी ड्राइंग है, लाओ मैं खरीदूंगा, मैं रख लूंगा, आनंद की आखिरी याद है मेरे पास होनी चाहिए। ऐसे 4 लोग और सोचे कि भाई मेरे चाहने वाले भी होंगे। तुमको क्या लगता है मेरे चाहने वाले नहीं है? ऐसा नहीं है, भले उंगली पे गिन लूं 4 हो, पर चाहने वाले मेरे भी हैं। अभी तुम लोगों को क्या पता, अभी बर्थडे निकला मेरा, तुम लोगों ने तो विश भी नहीं करा। बर्थडे में लोगों ने स्टेटस डाले थे मेरे लिए, फिर उनको थैंक यू बोलने के लिए मैंने एक स्टेटस डाला, तुम लोगों को नहीं दिख रहा होगा, वो मेरे पर्सनल नंबर पे किया था मैंने। अब ये इधर थोड़ी बताऊंगा कि बर्थडे होगा भी, तुम लोग क्या कहोगे, बर्थडे तो हम क्या करें, हमें तो हमारा वीडियो दो, हमको कोई मतलब नहीं तुम्हारे बर्थडे अड्डे से, वीडियो क्लास पढ़नी है हमको, तुम्हारा बर्थडे तुम जानो। चलो, तो क्या हुआ भाई, मैं तो खत्म हो गया और वो मेरी पेंटिंग के क्या हो रहा है, रेट बढ़ रहा है। अब रेट बढ़ने से क्या वो पेंटिंग की सप्लाई बढ़ाई जा सकती है? नहीं। क्यों? वो तो एक ही है ना, उसको बनाने वाला तो जयराम जी की हो गया, है ना। तो वो जो पेंटिंग है, मतलब जो कलाकृति है, उसकी कीमत बढ़ने पर भी उसकी पूर्ति नहीं बढ़ाई जा पा रही है। क्यों? क्योंकि वो किस में आ गई, कला की वस्तुओं में आ गई, कलाकृतियों में आ गई, है ना। तो ऐसे जो रेयर केसेस होते हैं, जैसे अपन देखा म्यूजियम वगैरह में होते हैं, है ना, तो उन जगहों पर ये चीजें रखी होती है, उनकी कीमत कितनी भी बढ़ जाए उनकी सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती। होते हैं ना ऐसे देखने वाली चीजें, अपनी जगह पे जाते हैं अपन, ये जो दुर्लभ चीजें होती है उनको देखने वाली म्यूजियम होती है, ठीक है, संग्रहालय जिनको बोलते हैं हिंदी मीडियम। तो इन चीजों के मैंने क्या बोला कि इन पर भी पूर्ति का नियम नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि इनकी कीमत बढ़ने पर भी इनकी सप्लाई, इनकी पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये जो चारों चीजें हमने पढ़ी, चारों दशाएं हमने पढ़ी, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला पूर्ति के नियम के अपवाद। मतलब आपको बता दिया, अपवाद का मतलब कीमत बढ़ने पर भी पूर्ति नहीं बढ़ सकती, या कीमत कम होने पर भी हम इसकी पूर्ति को नहीं कम करते। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, पूर्ति के नियम के अपवाद बोलते हैं। ठीक है भाई। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, आज की क्लास में हम लोगों ने देखा पूर्ति वक्र का संचलन, पूर्ति वक्र का खिसकाव और पूर्ति के नियम के अपवाद। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब जो कल की क्लास होगी, उस कल की क्लास में हम लोग क्या शुरू करेंगे, हमारा नया चैप्टर, जिसका नाम होगा पूर्ति की लोच या पूर्ति की लोचता, है ना। ये ठीक वैसे ही जैसा आपका मांग चैप्टर भी मांग के नियम के जो अपवाद थे उसी की टॉपिक के साथ कंप्लीट हुआ था, और आपका नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था मांग की लोच। ठीक इसी तरह हमारा नया चैप्टर कौन सा है, पूर्ति की लोच। और ये चैप्टर हमारे जो इकाई चल रही है, इकाई का नाम क्या है, उत्पादक व्यवहार एवं पूर्ति। उस उत्पादक व्यवहार एवं पूर्ति इकाई का आखिरी चैप्टर है जो मांग की लोच के नाम से है, जो कि हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू so much.